वो इंसान जिन्हें देश के लीडर्स ने चुना था हमारा पहला प्रधानमंत्री, लेकिन गांधी के एक कहने पे उन्होंने वो कुर्सी त्याग दी। अगर वो नहीं होते तो शायद आज का भारत नक्शे पे भी ना होता। 560 से ज़्यादा टुकड़ों को जोड़कर जिन्होंने इस देश को एक किया, हमें हमारा भारत का नक्शा दिया। अंग्रेज़ों की जेल में रहे, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें सरदार का खिताब दिया। जी, ये है कहानी भारत के यूनिफायर आयरन मैन की। दिस इज द स्टोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं उस ढाल की जिसने आज़ादी के बाद भारत को बिखरने से बचाया। वो इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ 2300 के करीब दिन अंग्रेजों की जेल में काटे। वो जो हकदार थे पहले प्रधानमंत्री बनने के। कांग्रेस ने उन्हें चुना भी, लेकिन गांधी के एक इशारे पे उन्होंने वो ताज नेहरू को सौंप दिया। त्याग और ताकत की ये कहानी बहुत गहरी है। चलिए शुरू करते हैं। Chapter 1. A boy becomes a सरदार। वल्लभ भाई पटेल हम्बल फार्मर फैमिली में जन्मे थे। 1913 में वो इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल से अपनी लॉ की डिग्री खत्म कर अहमदाबाद वापस आए, अपनी प्रैक्टिस शुरू की पॉलिटिक्स से दूर। कुछ साल बाद 1917 में वो गांधी से मिले, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक लॉयर से लीडर बनने लगे। गांधी के साथ रह के पटेल को समझ आया कि असली जस्टिस कोर्ट रूम से बाहर मैदानों और गांव में चाहिए। तो बस वो कोर्ट रूम से बाहर अब किसानों की प्रॉब्लम्स को समझने लगे। उनका पहला इम्तिहान था खेड़ा। 1918 गुजरात के खेड़ा में जब बारिशों के कारण फसलें बर्बाद हो रही थी, फिर भी ब्रिटिश पूरा लैंड रेवेन्यू मांग रहे थे, विच वॉज अगेंस्ट द लॉ। क्योंकि एज पर लॉ अगर किसी कारण से हार्वेस्ट अच्छी ना हो तो ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस टैक्स वेव ऑफ किया जा सकता था, जिस कारण हुआ खेड़ा सत्याग्रह। गांधी की गाइडेंस में पटेल खेड़ा के गांव-गांव गए, किसानों को ऑर्गेनाइज किया और सबको समझाया कि कैसे और क्यों उन्हें ये टैक्स पे नहीं करना चाहिए, चाहे उन्हें कितना भी डराया या धमकाया जाए। ब्रिटिश ने सब कुछ ट्राई किया, धमकाया, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करके पुलिस भेजी, कुछ को साइड डील तक ऑफर की, लेकिन पटेल की एकजुट की हुई जनता हिली नहीं। जिनकी जमीनें जब्त हो गई थी उनके लिए कम्युनिटी फंड्स रेज किए गए, डरे हुए फार्मर्स को साथ जोड़ हिम्मत दी, किसी को अकेला ना छोड़ा। महीनों के प्रेशर के बाद ब्रिटिश को झुकना पड़ा। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया से टैक्स की डिमांड खारिज की गई। इसके एक दशक बाद ऐसे ही एक और इम्तिहान लौट के आया, इस बारी ज्यादा बड़ा और ज्यादा डेंजरस। गुर्जन के बरदोली में 1927 से 28 में ब्रिटिश की मुंबई की हुकूमत यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने डिसाइड किया कि उनके इलाके के टैक्सेस 22 to 30% बढ़ाए जाएंगे। वो इलाके जहां किसान ऑलरेडी पिस रहे थे, इन इलाकों में सबसे ज्यादा अफेक्टेड था बरदोली, जहां डिमांड हायर थी, खास कर उस वक्त जब किसान ऑलरेडी खराब फसल के कारण सफर कर रहे थे। 5 जनवरी 1928 को किसानों ने अपनी फाइट के लिए वल्लभ भाई पटेल की तरफ देखा, क्योंकि वो देख चुके थे कि वो भाषण नहीं स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। उन्हें एक लीडर, एक कमांडर चाहिए था। पटेल मान गए, लेकिन कुछ शर्तों पे, कि कोई टैक्स पे नहीं करेगा, कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई हार नहीं मानेगा, चाहे उनकी जमीन या घर भी जब्त हो जाए। उन्होंने बरदोली तालुक के गांव-गांव जाके सभी को इन बातों की इम्पोर्टेंस बतानी शुरू करी। ब्रिटिश ने किसानों की जमीनें और प्रॉपर्टी जब्त करनी शुरू की। किसानों ने अपने आंखों के सामने अपनी पुश्तैनी संपत्ति जाते देखी, लेकिन पटेल की किसानों की आर्मी टस से मस नहीं हुई। किसी ने भी टैक्स पे नहीं किया, किसी ने सेटल नहीं किया और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा गया। और ऐसे प्रेशर में ब्रिटिश ने टैक्स इंक्रीज विड्रॉ किया और कन्फिस्केटेड लैंड वापस। इसके बाद सब किसान और गांववासी वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह बुलाने लगे। ऐसे बने हमारे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1930s आते पटेल अब वो इंसान थे जो स्ट्रैटेजी बना एग्जीक्यूट कर सकते थे. He was now the man who could make thousands of people move like a single body. और यही उनकी काबिलियत 1931 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन कराची ले गई. उनके कराची कांग्रेस की लीडरशिप के अंडर सिर्फ रेजोल्यूशन से पास नहीं हुए, उन्होंने लोगों की सोच भी बदली. साल था 1931, 16 साल आज़ादी से पहले, लेकिन अभी से ही पटेल ने बहुत उन राइट्स के बारे में बात करना शुरू किया जो आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाने वाली थी. उन सेशन से निकल के आए फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम. पटेल ने अपना सफ़र शुरू तो एक लॉयर के तौर पे किया था, लेकिन वकालत छोड़ वो अब किसानों के ऑर्गेनाइजर बन चुके थे, जिन्होंने उन सब किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, रेजिस्टेंस सिखाई, और एक लॉयर बन के नहीं, एक सरदार बन के. चैप्टर 2, 2300 days, 6 years in jail. 1930 आते ब्रिटिश एम्पायर के लिए अब पटेल लॉयर नहीं, एक थ्रेट बन चुके थे. ब्रिटिश, जो भारतीयों को अपने ही समुद्र से नमक बनाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, हमारे ही नमक पे टैक्स लगा हमें ही दे रहे थे, जिस कारण हुआ नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च. सिंपल सी चीज, समुद्र तक जाना, अपना नमक बनाना. इस मार्च के सक्सेसफुल होने के लिए तैयारी बखूबी करनी थी, जो कि सरदार पटेल ने. कैसे? वही, लोगों को एकजुट करके. The long-awaited hour arrived, and he was there. The great march for liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi. इससे पहले कि डांडी मार्च शुरू होता, पटेल गुजरात के गांव-गांव जा लोगों को समझाने लगे कि उनका कर्तव्य क्या है, कि कैसे नमक पे टैक्स इनजस्टिस है, कैसे ब्रिटिशर्स फिर से अरेस्ट करने आएंगे, लेकिन डरना नहीं है. डांडी मार्च की प्लानिंग देख ब्रिटिशर्स समझ गए कि किसी भी कैंपेन के सक्सेसफुल होने के पीछे पटेल का हाथ जरूर होता है. तो ऐसे मार्च 1930 को उन्होंने सरदार पटेल को अरेस्ट किया. पटेल के अरेस्ट के बाद गुजरात और जागरूक हुआ, पहले से ज्यादा लोग गैदर हुए. पटेल ने जेल के अंदर भी इनमेट्स को प्रिपेयर करना शुरू किया, रेजिस्टेंस डिस्कस की, आंदोलन के बारे में सिखाया. और जेल के बाहर वहाँ रोज क्राउड इकट्ठा होता, उनका नाम नारों में पुकारता, उनकी रिहाई की मांग करता. करीब 3 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए, जनता उनका इंतजार कर रही थी. ब्रिटिश अब समझ गए कि पटेल कोई गांधी के सिपाही नहीं, खुद अकेले ही एक तूफान है, जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. इसके बाद भी वो कई बारी जेल गए, कुल मिला के कुछ 10 से 12 बारी, फॉर अबाउट 2300 days, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 years, जिनमें से 2 दौर काफ़ी लंबे थे. पहला 1932, जो अबाउट 933 days के लिए था, फॉर बीइंग एन ऑर्गेनाइजर ऑफ डिसओबीडियंस, यानी विद्रोह करवाने के लिए. वो लोगों को रेवेन्यू पे करने को मना कर रहे थे, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करवा रहे थे, तो एज पर ब्रिटिश डिसओबीडियंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे. उनका दूसरा लंबा जेल का टाइम था फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉर अबाउट 1041 days. इन अगस्त 1942 ब्रिटिश ने क्विट इंडिया मूवमेंट के स्कैटर्ड प्रोटेस्ट एक्सपेक्ट किए थे, पर अगर पटेल किसी चीज के पीछे हो तो वो ऑर्गेनाइज तो होनी ही थी. उन्होंने इस मिशन को एक वेल ऑयल्ड इंजन बना दिया था. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस के लीडर सब एक साथ खड़े हुए, बिल्डिंग द प्रेशर ऑन ब्रिटिश अनबिलीवेबली हाई. तो बस उन्होंने वही किया जो वो कर सकते थे, अरेस्ट. दिस टाइम ही वाज टेकन टू अहमदनगर फोर्ट, इनिशियली केप्ट इन आइसोलेशन, नो न्यूज़पेपर्स, नो रेडियो, नो लेटर्स, नो आउटसाइड वर्ल्ड. दिस वाज पटेल्स लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट. तो पटेल अपने जीवन में कई जेलों में रहे, जैसे साबरमती, येरावाड़ा, नासिक, अहमदनगर. पर अफसोस, उनका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट तब हुआ जब वो कुछ 67 years के थे. चैप्टर 3, 1946, चूजिंग द लीडर. आज़ादी अब बहुत पास थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने भारत के फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि हमारा पहला लीडर, हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट कौन होगा, एंड हेंस आगे जाके इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रधानमंत्री. कांग्रेस के अंदर एक सिंपल सा रूल था, ये इलेक्ट करने की राइट सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस कांग्रेस कमेटी, पीसीसी के पास थी.
क्या है ये पीसीसी? वेल, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, लोकल कांग्रेस द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोविंस के सीनियर लीडर्स और कई ऐसे ही सिलेक्टेड लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने अब तक लीडर्स के साथ खड़े होकर ब्रिटिश से लड़ाई करी थी। ये हर टॉप लीडरशिप की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते थे, उनकी हर फितरत और हर हरकत से वाकिफ थे। ये 15 पीसीसी के लोगों ने अपना लीडर सेलेक्ट करने की राइट रखी, जो राइट उन्होंने एग्जीक्यूट की, एक एक कर नॉमिनेशंस भेजे। 15 में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना। दे न्यू इंडिया नीडेड स्ट्रेंथ एंड ओनली पटेल वाज दैट स्ट्रेंथ। और जानते हैं किन्हें जीरो नॉमिनेशंस मिले? जवाहरलाल नेहरू को। The leader who was our international face, but not a single province sent his name. None chose him to be our first leader or prime minister. This was not a disrespect. It was simply recognition. Recognition of what Nehru symbolized and what Patel stood for. किसी भी डेमोक्रेसी में ये प्रोसेस यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, होना तो चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि नेहरू ने अपने को नॉमिनेट ना होने की नाखुशी तुरंत गांधी को बताई। वो जानते थे कि हो ना हो भारत उनकी जरूर सुनेगा, और ऐसा ही हुआ। गांधी ने पटेल से रिक्वेस्ट की कि वो अपना नाम विड्रॉ कर ले और नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने दे। पटेल ने आर्ग्यू नहीं किया, नहीं पूछा कि उन 12 पीसीसी मेंबर्स की इच्छा का क्या। उनका पूरा हक था रिफ्यूज करने का, वोट्स उनके हक में थे, बट स्टिल ही सिंपली स्टेप्ड असाइड। And that is how path for Nehru, even without the votes, got cleared. What makes me feel horrible is that history records speeches, not sacrifices. History rarely records silence. Patel gave up the highest office without blinking, and people sing glory only of Nehru. जब फ्रीडम फाइनली मिली तो सरदार पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने, एंड नेहरू टुक द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट ही वाज नॉट चोजन फॉर, बट स्टिल he chose to sit on it. लेकिन आजाद भारत की कहानी अभी शुरू होने वाली थी, because partition, violence, refugees, issues of princely states all were coming, and there was no one else, just no one who could handle it all apart from Sardar Vallabhbhai Patel. Chapter 4, Uniting Free India. इंडिपेंडेंस ने इंडिया को देश नहीं ब्रोकन मैप दिया था। ब्रिटिश के जाने पे करीब 565 प्रिंसली स्टेट्स और रीजन्स अकेले खड़े थे, कईयों के अपने रूलर, कुछ अपनी आर्मी लेके और अपने अरमान। कई इंडिपेंडेंस चाहने लगे, कई स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ पाकिस्तान के साथ होना चाहते थे और कुछ वेट कर रहे थे इस तूफान का जाने का। ब्रिटिश ने सॉल्व नहीं किया, बस ये कह दिया कि जिसके साथ जुड़ना है जुड़ जाओ, भारत या पाकिस्तान, ये कह के वो उठे और चल दिए। सोच के देखो, अगेन 565 प्रिंसली स्टेट्स में से अगर 20 भी भारत के साथ जुड़ने से मना कर देते तो हम भी यूरोप की तरह दर्जनों देश के बॉर्डर, आर्मीज और एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट वाला कॉन्टिनेंट होते। अगर सिर्फ 5 बगावत करते तो सिविल वॉर छिड़ जाती, और अगर एक भी विदेशी सपोर्ट लेके आता तो भारत पहला कदम रखने से पहले ही गिर जाता। This was not diplomacy. This was diffusing 565 bombs, and only one man could walk into that minefield without blinking. सरदार पटेल। उन्होंने एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाया, वीपी मेनन एक ब्रिलियंट माइंड को अपने साथ रखा और मिलके उन्होंने शुरू की वन ऑफ द लार्जेस्ट नेगोशिएशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। उन्होंने धमकाया नहीं, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, प्रिवी पर्सेस, टाइटल्स, ये सब ऑफर किए, हर रूलर को उनका ऑनर दिया, और ऐसे एक एक करके स्टेट्स इंडिया में जुड़ने लगे। 1947 के एंड तक करीब 550 स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था। ये एक डिप्लोमेटिक मिरेकल था। बस अभी कुछ ही स्टेट्स रह गए थे जो क्लोज करने बहुत ज़रूरी थे। पहला था जूनागढ़। जूनागढ़ एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट जो एक मुस्लिम नवाब रूल करते थे। उन्होंने अपना एक्सेशन पाकिस्तान के साथ अनाउंस कर दिया था, जिस पे इवन पाकिस्तान चौंक गया था। पटेल ने अपने आयरन पर्सनालिटी को कामनेस से ढक नवाब पे इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू किया। एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें आइसोलेट किया। जल्द ही नवाब पाकिस्तान चले गए। प्लेबिसाइट यानी जनता की वोटिंग हुई, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 99% लोगों ने इंडिया के साथ जुड़ना चाहा, और वही हुआ। दूसरा टेस्ट था हैदराबाद। वहां के निजाम इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, एक अलग देश इनसाइड इंडिया। निजाम की प्राइवेट मिलिटिया रजाकार गांव में
खलबली मचा रही थी, सिविलियंस को टारगेट कर रही थी, कम्युनल हेट्रेड फैला रही थी। पटेल ने नेगोशिएशन करने की कोशिश की, हर पीसफुल रास्ता ऑफर किया, लेकिन वायलेंस बढ़ती रही। पटेल समझ गए कि कुछ और करना पड़ेगा, तो सितंबर 1948 में पटेल ने ऑपरेशन पोलो ऑर्डर किया। इंडियन आर्मी आगे बढ़ी, रजाकार कोलैप्स हुए और निजाम ने सरेंडर किया। हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। फिर आई बात कश्मीर की। जी, ये तो आप जानते ही हैं कि कश्मीर का मसला कितना ही सेंसिटिव है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में इन्वेड कर दिया। वहां के महाराजा पैनिक में आए, उन्होंने तुरंत भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया और मदद मांगी। अब जो भारत का था, भारत को तो प्रोटेक्ट करना ही था। वो पटेल का डिसीजन था स्विफ्ट एक्शन लेने का, इमीडिएट एयरलिफ्ट एंड रीइंफोर्समेंट। It was Patel who insisted that if India waited, Kashmir would fall. It was because of his decision that the troops were flown into Srinagar immediately and saved the valley from falling. इन प्रिंसली स्टेट्स के मसलों के अलावा कुछ इंटरनल मैटर्स भी थे। पार्टीशन के कारण रिफ्यूजीज बाढ़ की तरह दिल्ली आ रहे थे, कम्युनल राइट्स बढ़ रहे थे, दिल्ली सिविल वॉर की एज पे थी। पटेल ने कमांडर की तरह डिसीजन लिया, पुलिस स्ट्रेंथन की, आर्मी डिप्लॉय, डिस्ट्रिक्ट सील और कर्फ्यू इम्पोज किए। इन द एंड दिल्ली सर्वाइव्ड बिकॉज पटेल रिफ्यूज टू लेट इट फॉल। फिर थे वो रिफ्यूजीज। जी, ट्रेन की ट्रेन भर भर के बॉर्डर के उस पार से जो आ रही थी। हर ट्रेन एक नए जख्म लिए, हर टेंट एक अजीब दास्तां बताने लगी। भूख, बीमारी और सेफ्टी। पटेल को ओवरनाइट ये सॉल्व करना था, शेल्टर्स, मेडिकल एड और फूड एड के साथ। जो उन्होंने किया, इसके साथ उन्होंने वो किया जिसने नजरिया ही बदल दिया। कहते हैं उन्होंने इन्हें कभी भी रिफ्यूजीज नहीं बुलाया, ही कॉल्ड देम इंडियंस। अभी तक हमने बातें की हैं कि कैसे उन्होंने भारत टूटने नहीं दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। ना टूटने देने के अलावा देश बिल्ड भी तो करना था। तो उन्होंने क्रिएट किया जो आज भी हमारे देश की प्राइड है, द ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS. Congress leaders opposed it. Patel stood alone. He believed that a nation survives on institutions, not individuals. He was right. 1948 के एंड तक इंडिया यूनाइट हो, स्टेबल हो चुका था। हमारा मैप जो आज हम देखते हैं अब रियलिटी था, जिसे देख हम सबकी आंखों में देश प्रेम के आंसू आ जाते हैं। द शेप ऑफ इंडिया, द मैप ऑफ इंडिया, वो सरदार पटेल की देन है। चैप्टर 5, पटेल वर्सेस नेहरू। ये तो नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन दोनों अलग दिशा के। नेहरू इंटरनेशनलिस्ट, ग्लोबल ड्रीम रखने वाले, डिप्लोमेसी, मॉडर्न सोसाइटी और वर्ल्ड पीस की बातें करने वाले, और पटेल रियलिस्ट, राइट्स खत्म करने वाले, स्टेट्स यूनाइट करने वाले, किसानों के साथ रहे, उनके मसले सुलझाने वाले। इन दोनों के डिसएग्रीमेंट्स छोटे नहीं थे, जैसे कश्मीर। वो पटेल थे जिन्होंने तुरंत मिलिट्री एक्शन के लिए फोर्स किया, बॉर्डर्स टाइट करने को कहा, इमीडिएट क्लैरिटी मांगी, और नेहरू वो इस इशू को यूनाइटेड नेशंस लेके। फिर चाइना। पटेल ने वार्न किया था कि चाइना तिब्बत को निगल भारत की तरफ देखेगा, वैसा ही हुआ, लेकिन नेहरू वो एशियन ब्रदरहुड में बिलीव करते थे। हैदराबाद और जूनागढ़ के मामले में पटेल स्विफ्ट और फियरलेस एक्शन चाहते थे, जो उन्होंने किया, लेकिन नेहरू कॉशन और डिप्लोमेसी। बट इन सब डिफरेंसेस के बावजूद पटेल ने भारत के हित में सरकार कभी हिलने नहीं दी। उस महान आदमी जिन्होंने 1946 में अपनी पोजीशन छोड़ने के बाद भी हर सांस भारत को ही दी थी, लेकिन उन सांसों के साथ अब उनकी उम्र बढ़ रही थी, सेहत ढल रही थी, पर वो स्लो हो ही नहीं रहे थे, not even for a day. Despite his declining health, he woke up with files on his bedside. He slept with crisis waiting for him in the morning. He worked through pain, breathlessness, fatigue and pressure. लेकिन कब तक? 15 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई पटेल के दिल की धड़कनें रुक गई। उनका जाना भारत का सबसे बड़ा लॉस था, फॉर इंडिया हैड लॉस्ट इट्स शील्ड, इट्स स्पाइन, इट्स आयरन मैन. Yes, India lost a lot that day and also gave us the biggest question, which can never be answered. What if he had been India's first Prime Minister? The one who united 565 princely states into one nation, the one
who stopped riots, who handled crisis no other wanted to touch, who gave us civil services, the one who took care of its people. Yes, India would have been very different, for he is the one who stitched our nation together with his bare hands. Sardar Vallabhbhai Patel did not rule India, he held India together. आप क्या कहते हैं? आज भारत कैसा होता? क्या चेंजेस होते अगर वो हमारे पहले प्रधानमंत्री होते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, दोनों अच्छे और बुरे। चलिए, इसी सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लौट के ज़रूर आइएगा। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।